हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। राइट, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ऑल राइट, आई होप पिछले दो चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है, और अगर यदि कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो बच्चों, सो लर्निंग पॉइंट्स पे आज नाम आपने कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बच्चे मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? छी छी, कितना गंदा लग रहा है रेड कलर। हम्म चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे हम, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शंस पढ़ेंगे कुछ, और फिर हम ऐसे ही नॉन मेटल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर का लर्निंग पॉइंट बस यही है। चलो, लेट स्टार्ट विद मेटल्स। सबसे पहली चीज आती है कि मेटल्स होते क्या हैं, है ना? सभी सोचते हैं कि मेटल क्या होता है। चैप्टर का नाम ही मेटल नॉन मेटल है, तो बेटा मेटल क्या होता है? बेसिकली वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, है ना? आप लेमन लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हो? ऐसे तो डिफाइन करते हो कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल डक्टाइल, यानी कि आप क्या बता देते हो? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर देते हो। सो बेसिकली मेटल्स आर नथिंग बट एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर एलिमेंट्स। चलो, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब फटाफट ये पढ़ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती है। सबसे पहला हार्डनेस, जैसे नाम से समझ आ रहा है कि ठीक है, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ एल्कली मेटल्स। ठीक है, कुछ एल्कली मेटल्स भी होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते ना। एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है एल्कली मेटल के बारे में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है ना? सोडियम कोई हार्ड होता है? नहीं होता ना, तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। चलो, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। आपको पता है मोस्टली मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कॉपर, आयरन। राइट, अगेन सोडियम की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, सोडियम भी एक तरह का एक्सेप्शन है। चलो, स्टेट की बात करते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन है? मरकरी। ठीक है, मरकरी एक एक्सेप्शन है। बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते रहना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलो, कंडक्शन की बात करते हैं। आपको पता है मेटल की डेफिनेशन भी बता दिया था, गुड कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, थीन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल होते हैं यानी कि थिन वायर्स में आप इन्हें बना सकते हो, वायरिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। वायर इज मेड अप ऑफ मेटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो तो देखो जनरली हाई होता है। कैसा होता है बच्चे? हाई होता है। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि इन लोगों का लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी की बात करी जाए तो हाई डेंसिटी होती है। कैसी डेंसिटी होती है बच्चे? हाई डेंसिटी होती है। कलर तो दे आर ग्रीन कलर, है ना? जनरली मेटल्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रे कलर के। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड भी तो मेटल है? कॉपर भी तो मेटल है, पर क्या ये ग्रे कलर के होते हैं? नहीं ना, तो ये एक्सेप्शन है। ये तो डेली लाइफ से भी आपको याद रह जाएगा। चलिए फटाफट अभी हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, देन हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की। नॉन मेटल कौन से होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट कंडक्ट हीट, and they are neither malleable nor ductile. ठीक है, neither malleable nor ductile. So now physical properties of non metal की बात करते हैं। हार्डनेस की बात कर तो ये जनरली दे आर नॉट हार्ड। ठीक है, दे आर सॉफ्ट, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है। उधर क्या थी? सोडियम एक्सेप्शन थी, इधर डायमंड एक्सेप्शन है। स्टेट की बात करो तो क्या होता है इसका स्टेट? ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेजेस में आपको मिलते हैं। लस्टर की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस। ठीक है, थोड़े से डल होते हैं दिखने में, बट अगेन डायमंड तो बड़ा दूर से चमकता है। ठीक है, सोनोरिटी, सोनोरिटी यानी कि दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि कोई किसी भी तरीके का साउंड नहीं वो करते अगर आप उन्हें हिट करते हो तो।
कंडक्शन का मतलब दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। एक्सेप्शन आप ग्रेफाइट ले सकते हो उसमें। मेलेबल डक्टिलिटी का बोलो तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है, और दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स के होते हैं नॉन मेटल। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, इजी था ना? देखो हमने इतनी जल्दी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब मैम इस चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बच्चे, क्योंकि आपको इसने पता है क्या, कोई भी रिएक्शन है ना उसको 2-3 तरीके से समझा रखा है एकदम अच्छी तरीके से, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको तो आधे घंटे में चैप्टर खत्म करना है, हम तो बेसिक आइडिया लेके चलेंगे, है ना बच्चों? चलो फटाफट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जब एक्सक्यूज मी, हाँ, तो जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अभी हम मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मेटल ऑक्साइड है बच्चे, ठीक है, ये कब बन रहा है? जब मेटल और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा? पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ऐसे ही आप इसको सोडियम के लिए भी लिख सकते हो, लाइक 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। मैंने तो बैलेंस इक्वेशन लिखी है, पर आप वैसे भी लिख सकते हो। दूसरी है मेटल विद वाटर। अभी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया ना। अभी अब तुम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगेन इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बच्चे, मोस्टली मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। हाउएवर जो एल्कली मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। प्रिटी कूल। एग्जाम्पल करना है, इसका एग्जाम्पल करना है आप लोगों को। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा कि नहीं देगा? कैसे लिखोगे? MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल करते हुए चलते, फटाफट से कवर हो जाएगा। रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर भी एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है, और इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ऑलराइट, ये सब उसमें आता है। आपकी एनसीईआरटी बुक खोलो बच्चे, मैं भी एनसीईआरटी रेफर कर रही हूँ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। अच्छा एक चीज़ है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे बोथ आर हेवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, ठीक है। दोनों हैवियर होते हैं पर फिर भी फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो एक रीज़न है कि ये सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज इन द फॉर्म ऑफ बबल व्हेन स्टिक ऑन मेटल सरफेस, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। चलो बच्चे रिएक्शन विद मेटल विद डाइल्यूट एसिड पढ़ो। जब आप मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड्स के साथ करोगे, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, और इधर हमने सोडियम ले लिया, तो मेटल सॉल्ट बनेगा यानी NaCl, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल जाएगा, राइट। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, लेट मी बैलेंस इट, राइट। आप लोग जब भी कोई रिएक्शन लिखोगे बैलेंस करके लिखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। हम कह रहे हैं कि जब भी आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को, ऑक्सीडाइज करके ही क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। समझ आ गया बच्चे? इसीलिए ऐसा होता है। चलो फटाफट आगे पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। चलो बेसो बच्चे देखो, तुम्हारे उसमें ना सिर्फ 3 ही रिएक्शन दे रखी हैं, ठीक है, कि पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ, बट उस तीनों के अंदर ऐसे 4-5 तरीकों से बता रखा है, तो वो आप एक बार देख लेना, मैंने आपको जनरल समझा दिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ऑलराइट।
चलो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं फटाफट। ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि किस इंटेंसिटी के साथ, राइट, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ तो होते हैं जो बहुत अच्छे से मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जल्द से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ भैया ठीक है, हो रहे हैं हो रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं तुम कोशिश करते रहो, अपनी ही स्पीड से होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बेसिस पे उनको सीक्वेंस में रख दिया, एक सीरीज में रख दिया। उस सीरीज को हमने रिएक्टिविटी सीरीज नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे तुम असेंबली के लिए लाइन लगाते हो तो पहले छोटी हाइट, बड़ी हाइट, फिर और बड़ी हाइट, ऐसे होते हैं ना। तो वैसे ही लेस रिएक्टिव, फिर रिएक्टिविटी और थोड़ी सी, फिर और थोड़ी सी, ऐसे करके उन्होंने अरेंज कर रखा है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर एट बॉटम। नीचे दिख रहे हैं ना आपको, सिल्वर, मर्करी, सिल्वर, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्यों? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं एंड दीज मेटल आर नोन एज नोबल मेटल, राइट। पोटेशियम एकदम टॉप पे है, सीरीज के दिख रहा है आपको, पोटेशियम एकदम टॉप पे है ना। इट इज एट द टॉप ऑफ सीरीज। क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूं, हाउ विल आई डू इट? ऐसे ही तो करूंगी। ठीक है, देन वी हैव एल्यूमिनियम, then we have Zn, then we have Fe, then we have Pb, we have hydrogen, then we have copper, then we have। ठीक है ना बच्चे, समझ आ गई रिएक्टिविटी सीरीज? बहुत आसान है रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। देखो बच्चे, क्या होता है जब आप मेटल को रिएक्ट कराते हो किसी भी दूसरे मेटल के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मैंने उस दिन आपको समझाई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी क्या होगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, Zn plus CuSO4 gives Zn SO4 plus Cu, कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। समझ आ गए बच्चे? चलो नॉन मेटल पढ़ते हैं फटाफट से। नॉन मेटल को भी हाइड्रोजन के साथ करोगे तो आपको कोवेलेंट हाइब्रिड मिलता है। क्या मिलता है? कोवेलेंट हाइब्रिड। ठीक है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, ठीक है, व्हेन कार्बन इज बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सो इन केस इफ यू विल इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड तो यू मे प्रूव, तो आप लोग क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे, क्योंकि वो गैस आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, वो एक टॉक्सिक गैस होती है। चलो बच्चे आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब अगर आप मेटल और नॉन मेटल को साथ में रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन स्किप करी है पीछे, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। नहीं, ओके। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ आपने करा, नॉन मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो जो सॉल्यूशन है नॉन मेटल ऑक्साइड का, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। समझ गए बच्चे? ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी होती है, हाइड्रोजन के साथ भी होती है। क्लोरीन के साथ अगर होती है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? नॉन मेटल क्लोराइड। हाइड्रोजन के साथ होती है तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन पीछे मिस हो गई थी। चलो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाली, और मैं आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही बता रही थी। समझ गया ना? तो कार्बन वाला इसका एग्जाम्पल था। देन वी हैव क्लोरीन एंड देन वी हैव दिस हाइड्रोजन। चलो बच्चे, हाइड्रोजन के साथ पढ़ लेते हैं। रिएक्शन जब होती है तो कोवेलेंट हाइड्रेट बनता है। जैसे हाइड्रोजन और सल्फर को आप रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है,
रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात करूँ, मैनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल। काफ़ी सारे जो मेटल है वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं जैसे ही वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयंस क्या होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज एटम, ठीक है। अब वो चार्ज बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर एकदम अच्छे से हो गई हो कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बारे में आपको देखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। नेगेटिव आयन कब बनता है, जब गेन होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है बच्चे। तो इतनी चीज़ तो क्लियर होगी। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है आयनिक कंपाउंड की, जैसे क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड लिखा है तो आई थॉट कि आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में अच्छे से बता देना चाहिए। आयनिक कंपाउंड बच्चे सॉलिड होते हैं, पहली बात, ठीक है। ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, जबकि कुछ कंडीशन में कर भी सकते हैं, लाइक अगर मोल्टन स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। फटाफट ओर्स मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। आपने सुना होगा मिनरल ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली मेटल अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मेटल कहाँ पे, अर्थ की क्रस्ट में है और सी वाटर में है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल एंड सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें। तो जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकर हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, अर्थ से हो रहे हैं, ठीक है। तो ओर्स क्या हुए, ओर्स बेसिकली वो मिनरल हुए फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो और क्या हुआ, जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जो जो मेटल होते हैं जिनको मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हमने, जैसे जिंक था, ठीक है, आयरन था, लेड था, दे आर यूजुअली फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं बच्चे, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। किस किस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं, रिएक्टिव, मीडियम एंड लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, हाई, मीडियम एंड लो। चलो, कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जो ये 3 स्टेप हैं, ये किस बेसिस पे उन्होंने स्टेप्स जो इन्वॉल्व करे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, conversion of concentration ores into crude metal, and then refining of impure or crude metal। यही तो चीज़ें हैं। सबसे पहले हाई रिएक्टिव सीरीज से आपने मेटल लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, मोल्टन ओर का प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। मीडियम सीरीज से कराया तो कार्बोनेट और सल्फाइड और मिला, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन किया, सल्फाइड है तो रोस्टिंग किया। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल को आपने रिडक्शन ऑफ मेटल कराया, फिर प्योर करवाया, राइट। जो तीसरी सीरीज है लो मेटल वाली, उसमें सल्फाइड ओर्स आएंगे, रोस्टिंग होगी। इसमें क्या, इसमें कैल्सिनेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड ओर है बच्चे, कार्बोनेट ओर्स नहीं है, ठीक है। देन मेटल एंड देन रिफाइनिंग, ठीक है। आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो, आपकी ही एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो, उसमें दे रखा है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या आता है कि कितना कंसंट्रेटेड है वो, ठीक है। तो इसके लिए आप सारी इम्प्योरिटीज रिमूव करोगे, देन ओनली यू कैन गेट टू नो। जब कन्वर्शन होता है, यानी कि आप कन्वर्ट कर रहे हो मेटल ओर्स को इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन में क्या कर रहे हो, मेटल ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, मेटल ये हो गया, कन्वर्शन हो गया, ठीक है। फिर देखो बच्चे 2 टर्म दे रखी हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जरा इनको भी पढ़ लेते हैं मैम, ठीक है। इधर पेज पे पढ़ते हैं। चलो, रोस्टिंग क्या होती है, वो रोस्टिंग नहीं जो तुम आजकल देख रहे होते हो, ठीक है, कि कोई भी किसी को भी रोस्ट कर रहा है, उस वाली रोस्टिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रोस्टिंग, वैसी वाली रोस्टिंग की, कि ये वाली रोस्टिंग कौन सी रोस्टिंग है, मेटल ओर वाली। तो जब आप किसी सल्फाइड को हीट करते हो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं
रोस्टिंग। ओके, यहाँ कोई कैरी मिनाटी या एल्विश यादव का फैन मत आना भैया, हम सिर्फ नॉर्मल सी रोस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिंक की रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, O2। जब आप इसको हीट करोगे बच्चे, ये भी एक सल्फाइड है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का सल्फाइड और है ना बच्चे, ठीक है। रिएक्शन लिया तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस SO2। तो जब आप किसी भी सल्फाइड और को हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो सल्फाइड और को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हीट कर रहे हो सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये सल्फाइड ओर है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। क्लियर, रोस्टिंग क्लियर हो गई। चलो कैल्सिनेशन करते हैं अब हम, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होती है, कैल्सिनेशन होती है बच्चे कार्बोनेट ओर्स में, ठीक है। देखो सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट और, ऐसे याद रखना, भूलना मत। कार्बोनेट ओर को जब आप हीट करते हो, ये साइन किसका है, हीट का साइन, ठीक है। तो जब आप कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हो, ठीक है, आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये किस में बन जाएगा, ये उसके ऑक्साइड में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जिंक कार्बोनेट हीट किया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मैंने हीट किया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना बच्चे, समझ आ गया ना। चलो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का थोड़े से डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ मैं रोस्टिंग बताऊंगी, ठीक है बच्चे, राइटिंग थोड़ी ऐसी ही सी गंदी सी ही मेरी, तुम लोग काम चला लेना, ठीक है, इसलिए मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं देती अपने। चलो किसके लिए करी जाती है, सल्फाइडोर्स के लिए। किसके लिए करी जाती है, सल्फाइडोर्स के लिए। किसके लिए की जाती है, ये की जाती है कार्बोनेटोर्स के लिए, ठीक है ना। चलो कार्बोनेट ओर्स हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ हीट होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ मैंने जो एयर की बात करी थी बच्चे, वो लिमिटेड सप्लाई थी, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई। यहाँ जो एयर की बात हुई थी वो लिमिटेड सप्लाई के लिए हुई थी, इसीलिए डिफरेंस में कई सारी जगह आपको बता दिया जाता है कि जो कार्बोनेट ओर्स है वो लिमिटेड, ठीक है, या फिर एब्सेंस में होता है। कुछ रिएक्शन एब्सेंस में होती, नहीं तो लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरी प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए होती है। ऑल राइट, चलो बाकी रिएक्शन, तीसरा पॉइंट रिएक्शन का लिखाना। रिडक्शन क्या होता है, जब आप ऑक्साइड मेटल को हीट कर देते हो, मेटल को और उनको, जब आप ऑक्साइड ऑफ मेटल को हीट करते हो और उनको मेटल में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल को आपने हीट किया टू मेटल, दिस इज नाउ रिडक्शन, ठीक है। Then we have extraction of copper metal, of middle reactivity, extraction of zinc। बच्चे आप लोग खुद पढ़ लेना, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। थर्माइट रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन। चलो फेरिक ऑक्साइड को जब आप हीट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप जब Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को हीट कर रहे हो एल्यूमिनियम के प्रेजेंस साथ, तो आयरन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो when you heat with aluminium ferric oxide, when you heat ferric oxide with aluminium, it reduces to iron metal, ठीक है। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो थर्माइट, इसलिए इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो थर्माइट रिएक्शन होती है कहाँ यूज होती है बच्चे, वेल्डिंग में, वेल्डिंग नहीं लिखा, ये वेल्डिंग लिखा है, ठीक है। कहाँ यूज होती है, वेल्डिंग में। और काम का यूज होती है, कोई सी आयरन जॉइंट, मतलब वेल्डिंग का ही काम हो गया, ठीक है। या फिर कहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वेल्डिंग में ही यूज होती है जनरली, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स के लिए भी यूज होती है, वो भी वेल्डिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है,
रेलवेज ट्रैक के लिए भी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या हो गया? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब आप इलेक्ट्रिक करंट की उससे कर रहे हो, हेल्प से रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप लोग पढ़ना अपना। कोरोशन मैंने आपको बताया था, कोरोशन मोस्ट ऑफ द मेटल कीप ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर. This leads to formation of a layer over the metal. In long run, the underlying layers of metal keeps on getting lost due to conversion into oxide or sulfide or carbonate. ठीक है, तो कोरोजन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, रस्टिंग और आयरन भी बता चुकी हूँ। दोबारा बता दूँ आयरन को कैसे रस्ट होने से बचा सकते हो आप लोग, ठीक है। आखिरी पेज है, पेंटिंग से, ठीक है, ग्रीसिंग करके बचा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन से बचा सकते हो, ऑल राइट, इलेक्ट्रो पेंटिंग से बचा सकते हो, और अलॉइंग से बचा सकते हो। समझ आ गई? अलॉय, अब मैं अलॉइंग बोल दिया तो अलॉय क्या होता है ये बता ही दो जाते जाते। तो सुनो, अलॉय बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल के। ओके, समझ आ गया? अलॉय की प्रॉपर्टी भी बता ही दो मैम, जब इतना कुछ बता रही हो तो बच्चे अलॉय स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखिए, ठीक है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स, ठीक है। मेटल से स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि नॉन मेटल तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इट इज हार्ड देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मोस्ट रेजिस्टेंट टू कोरोशन होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बच्चे इनका, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कम करते हैं एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल मेटल में डिफरेंस पढ़ लेना एक बार अच्छे से, नहीं तो तुम मार खा जाओगे, और कोई बात नहीं है अगर तुम एग्जाम में इतना समझाने के बाद भी नहीं लिख कर आए तो, ठीक है। और रोस्टिंग कैल्सिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।